अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस टॉक्स विद डॉक्टर रहमान। पिछली किस्त में हमने देखा था कि किस तरह किसी सिस्टम में मौजूद नज़म या सिमेट्री बका के कवानीन यानी कंजर्वेशन लॉस को जन्म देती है। ये नज़म हमारी तबई दुनिया में मौजूद हो सकता है, यानी ज़मान व मकान के तब्दील होने से फ़िज़िक्स के कवानीन का तब्दील ना होना, या फिर ये नज़म एक ऐसी फर्जी दुनिया में मौजूद हो सकता है जैसे कि चार्ट स्पेस या कलर स्पेस। जैसे कि हमने देखा था कि इलेक्ट्रोनिक फोर्स SU2L क्रॉस U1 सिमेट्री की पैरवी करती है। स्टैंडर्ड मॉडल की तश्कील के वक्त साइंसदानों को ये मसला दरपेश था कि ये सिमेट्री सिफर कमियत वाले ज़रात के लिए तो कायम रहती है, लेकिन जब साइंसदान अपनी मसावातों में कमियत मुतारिफ करवाते हैं तो ये नज़म ये सिमेट्री ख़त्म हो जाती है। चूँकि तजुर्बात में नज़र आने वाले अक्सर बुनियादी ज़रात कमियत के हामिल थे, इसलिए साइंसदान किसी ऐसे तरीके की खोज में थे कि ज़रात कमियत हासिल कर सकें। अगर वो अपनी मसावातों में कमियत मुतारिफ करवाते तो इन्हें इस नज़म से हाथ धोना पड़ते थे जो पहले इन मसावातों में मौजूद था। ये वही नज़म था जिसे डॉक्टर अब्दुल ने मुतारिफ करवाकर इलेक्ट्रोनिक तामलात को यकजा यानी यूनिफाई किया था। 1964 तक हम ज़रात के ग्रुप स्ट्रक्चर के बारे में जान चुके थे, यानी हमें ये मालूम हो चुका था कि ये किस तरह की सिमेट्री रखते हैं, और ज़रात के तामलात को बयान करने के लिए जो मसावातें लिखी गई थीं वो भी इस नज़म की पैरवी करती थी। लेकिन इन मसावातों में मौजूद एक टर्म ने इस नज़म को मानने से इनकार कर दिया। ये वो टर्म है जो ज़रात की कमियत को बयान करती है, यानी हमने गेज सिमेट्री का तस्वर इस्तेमाल करके तामलात को तो बयान कर दिया, लेकिन हम बुनियादी ज़रात की कमियत की वजाहत नहीं कर सकते थे। इस वक्त का सबसे बड़ा मसला यही था कि कोई ऐसा तरीका तलाश किया जाए जिससे इलेक्ट्रोनिक तामलात को बयान करने वाली फिजिक्स की मसावातों में गेज ट्रांसफॉर्मेशन को नुकसान पहुँचाए बगैर कमियत की टर्म्स मुतारिफ करवाई जा सकें। आज की इस किस्त में हम बहुत तफसील से देखेंगे कि पीटर हिग्स और फ्रैंको इंगलार्ड ने इस मसले से कैसे निजात दिलाई। क्वांटम फील्ड थ्योरी की सतह पर हम ये कहते हैं कि हर बुनियादी ज़र्रे के साथ एक फील्ड मुंसलिक है, बल्कि ये कहना ज़्यादा मुनासिब होगा कि फील्ड एक बुनियादी शय है जिसमें हलचल पैदा की जाए तो ज़रात जन्म लेते हैं। मिसाल के तौर पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड से आप सब लोग वाकिफ़ होंगे। अगर इस फील्ड में हलचल पैदा कर दी जाए तो फोटान जन्म लेता है। इसी तरह हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन फील्ड में हलचल या वाइब्रेशन इलेक्ट्रॉन को जन्म देती है। गर्ज ये कि हर बुनियादी ज़र्रे के साथ एक फील्ड मुंसलिक होती है जिसमें हलचल या वाइब्रेशन इस बुनियादी ज़र्रे की पैदाइश का बायस बनती है। इन तमाम बुनियादी ज़रात की खासियत ये है कि इनकी कम से कम तवानाई वाली हालत सिफर होती है, यानी इन फील्ड्स की ग्राउंड स्टेट एनर्जी ज़ीरो होती है। यूचिरो नाम्बो ने 1960 में फिज़िक्स के एक दूसरे शोबे में सिमेट्री ब्रेकिंग का तस्वर मुतारिफ करवाया था, जिससे हमें पता चला कि अगर स्पिन ज़ीरो फील्ड की कम से कम तवानाई वाली हालत या ग्राउंड स्टेट की तवानाई सिफर की बजाय कोई और कीमत हासिल कर लेती है तो वो फील्ड जो पहले सिमेट्रिक थी अब सिमेट्रिक नहीं रहती। दूसरे अल्फाज में ग्राउंड स्टेट एनर्जी के सिफर ना होने की वजह से इस फील्ड की सिमेट्री मुतासिर होती है। 1961 में इसी तस्वर को आगे बढ़ाते हुए गोल्डस्टोन ने यह बताया कि अगर हम सिमेट्री को ब्रेक करते हैं तो इस ब्रेकिंग की वजह से बगैर कमियत के ज़ीरो स्पिन वाला एक ज़रा पैदा होता है जिसे गोल्डस्टोन बोसोन कहते हैं। इस चीज़ को गोल्डस्टोन थ्योरम के नाम से जाना जाता है। 1962 में गोल्डस्टोन, डॉक्टर सलाम और वाइनबर्ग ने इस थ्योरम के 3 प्रूफ शाया किए। फिर 1964 में हिग्स और एंगलार्ड ने अलग अलग पेपर्स में ये इशारे दिए कि अगर हम अपनी मसावातों में ऐसी स्पिन ज़ीरो फील्ड मुतारिफ करवाएं जिसकी ग्राउंड स्टेट एनर्जी सिफर ना हो तो ऐसी फील्ड जब गेज बोसोन के साथ तामल करेगी तो गेज बोसोन्स को कमियत मिल जाएगी, और ऐसा करने से सिर्फ स्पिन ज़ीरो फील्ड की ग्राउंड स्टेट ही मुतासिर होगी, जबकि हमारी मसावातों का असल नज़म बरकरार रहेगा। यानी हम ये चाहते थे कि हमारी मसावातों की सिमेट्री मुतासिर ना हो, लेकिन अगर हम इन मसावातों में कमियत वाली टर्म्स लिखते थे तो वो सिमेट्री ख़त्म हो जाती थी। इसका हल पीटर हिग्स, रॉबर्ट ब्राउन, एंगलर्ट और किबल वगैरह ने यह दिया कि आप एक ऐसी स्पिन ज़ीरो फील्ड मुतारफ़ करवा दें जिसकी ग्राउंड स्टेट सिमेट्रिक ना हो। तो जब ये फील्ड, जिसे अब हम हिग्स फील्ड कहते हैं, गेज फील्ड के साथ ताअम्मुल करेगी तो गेज बोसोन्स को कमियत मिल जाएगी और हमारी मसावातों का असल नज़म भी बरकरार रहेगा, यानी सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। एंगलार्ड ने अपने 1964 वाले पेपर में स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के मैकेनिज्म का मुताला नहीं किया, बल्कि ये फ़र्ज़ करने के बाद कि ऐसा कोई मैकेनिज्म मौजूद रखता है वो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के असरात का मुताला करते हैं। अपने पेपर में उन्होंने इन्हीं असरात के ज़रिए साबित किया था कि गेज बोसोन्स कमियत हासिल कर लेते हैं। इसी तरह का काम 1964 में ही एक और साइंसदान किबल ने भी सर अंजाम दिया था। उनकी बदकिस्मती ये थी कि उनका पेपर पीटर हिग्स और एंगलार्ड दोनों के पेपर के बाद शाया हुआ, इसलिए 2012 के नोबेल प्राइज़ का कुर्रा फॉल पीटर हिग्स और एंगलार्ड के नाम निकला।
इस ज़मन में असल ब्रेक थ्रू पीटर हिग्स के 1966 वाले पेपर में मिला, जहां उन्होंने सिमेट्री ब्रेकिंग के मैकेनिज्म की तफसीलात को वाज़ेह किया। अगरचे कुछ तफसीलात पर रोशनी वो अपने पहले पेपर्स में भी डाल चुके थे, लेकिन इस पेपर में उन्होंने सारे पजल इकट्ठे करके इस मैकेनिज्म की तस्वीर मुकम्मल की। अगर आपको याद हो तो हमने पहले देखा था कि सिमेट्री ब्रेकिंग की वजह से बगैर कमियत वाला स्पिन ज़ीरो ज़र्रा जन्म लेता है, जिसे गोल्डस्टोन बोसोन कहते हैं। और इस ज़र्रे का मसवातों में नज़र आना साइंसदानों के लिए दर्द सर था, क्योंकि ऐसा कोई ज़र्रा तजर्बात में नज़र नहीं आया था। हिग्स मैकेनिज्म की खास बात यह है कि इस मैकेनिज्म ने यह वाज़ेह किया कि स्पिन ज़ीरो फील्ड के साथ ताअम्मुल के नतीजे में गेज बोसॉन्स गोल्डस्टोन बोसॉन को खा जाते हैं, और इस तरह गोल्डस्टोन बोसॉन्स जो सिमेट्री ब्रेकिंग से पहले कमियत के हामिल थे, इनकी कमियत गेज बोसॉन्स को मिल जाती है और गोल्डस्टोन बोसॉन्स खुद बूद बन जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल ठीक सुना आपने। सिमेट्री ब्रेकिंग के बाद गोल्डस्टोन बोसॉन्स को गोस्ट पार्टिकल्स या बूद का नाम दिया गया था। अब आप समझ सकते हैं कि एक नॉन टेक्निकल बंदा जो इस शोबे को नहीं जानता, वो स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग और हिग्स मैकेनिज्म में फ़र्क नहीं कर पाएगा। लेकिन हिग्स मैकेनिज्म का असल काम स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग नहीं, बल्कि स्पॉन्टेनियस सिमेट्री ब्रेकिंग के नतीजे में पैदा होने वाले गोल्डस्टोन बोसॉन्स को इस्तेमाल करके गेज बोसॉन्स को कमियत फराहम करना है। और ना सिर्फ ये, बल्कि ये मैकेनिज्म एक स्पिन ज़ीरो ज़र्रे की मौजूदगी की पेशगोई भी करता है, जिसे अब हम हिग्स बोसॉन के नाम से जानते हैं। याद रहे कि हिग्स ने अपने पेपर में सिर्फ एक गेज फील्ड U1 को इस्तेमाल किया था। फिर 1967 में वाइनबर्ग ने मुकम्मल SU2 क्रॉस U1 स्ट्रक्चर इस्तेमाल करके सिमेट्री ब्रेकिंग की। ये ज़र्रा यानी हिग्स बोसॉन दरियाफ्त करने के लिए तजर्बात तो 70 की दहाई से ही शुरू किए जा चुके थे, लेकिन साइंसदानों को कोई खातिर ख्वाह कामयाबी न मिली थी। इस ज़मन में सबसे बड़ी रुकावट यही थी कि इस तरह के ज़रात को दरियाफ्त करने के लिए बहुत ज़्यादा तवानाई की ज़रूरत होती है, और ज़्यादा तवानाई का मतलब ज़्यादा खर्च। इस मैकेनिज्म के मुतालिक जो तफसीलात आपने सुनी, इनमें से कुछ को समझने में यकीनन आपको मुश्किल पेश आई होगी। ऐसी ही मुश्किल इन सियासतदानों को भी पेश आई थी जिन्होंने ये फैसला करना था कि इस ज़र्रे की दरियाफ्त के लिए फ़ंड्स मुहैया किए जाएँ या ना। आखिर ये 9 बिलियन यूरो का मामला था। इस मामले में एक बरतानवी मिनिस्टर ने एक मुकाबले का एहतमाम किया और कहा कि जो आसान से आसान मिसाल के साथ हिग्स मैकेनिज्म को समझा सकेगा, उसे इनाम दिया जाएगा। इस मुकाबले के नतीजे में हिग्स मैकेनिज्म को समझने के लिए एक बहुत खूबसूरत मिसाल सामने आई, जिसे थोड़ी बहुत तब्दीली के साथ मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। फ़र्ज़ करें एक बहुत बड़ा कमरा बिल्कुल खाली है। यहाँ पर अगर एक शख्स दाखिल होता है तो चूँकि उसके रास्ते में कोई रुकावट नहीं, तो वो अपनी ओरिजिनल रफ्तार के साथ एक कोने से दूसरे कोने तक चला जाएगा। इसके मुकाबले में अगर वो कमरा लोगों से खचाखच भरा है और वहाँ कोई मशहूर शख्सियत दाखिल हो, तो कमरे में मौजूद तमाम लोग चाहेंगे कि इस मशहूर शख्सियत के साथ सलाम दुआ कर सकें। कुछ तो इस हद तक जाएंगे कि वो उस शख्सियत को तोहफ़े तोहफ़ भी दें। चुनांचे इस शख्सियत को एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में बहुत ज़्यादा वक्त लग जाएगा, यानी उसकी रफ्तार बहुत कम हो जाएगी और साथ ही तोहफ़े तोहफ़ भी मिलेंगे। यहाँ तोहफ़ को हम कमियत के मुताबिक समझ सकते हैं। अब आप मुझे ये बताएं कि अगर मशहूर शख्सियत की बजाय कोई बददिमाग और बदमिजाज शख्स दाखिल होता है, तो सूरत हाल क्या होगी? ठीक कहा आपने, कमरे में मौजूद कोई भी शख्स तोहफ़े तोहफ़ देना तो दरकिनार, वो इस शख्स से बात भी नहीं करना चाहेगा। इस सूरत में दाखिल होने वाले शख्स की रफ्तार में कोई तब्दीली नहीं आएगी और वो बगैर तोहफ़ के रहेगा। इस कमरे को अगर आप कायनात समझ लें और कमरा खाली होने को कायनात में हिग्स फील्ड की गैर मौजूदगी समझ लें, तो इसका मतलब ये बनता है कि इस कायनात में अगर हिग्स फील्ड मौजूद ना होती, तो तमाम ज़र्रात रोशनी की रफ्तार से सफ़र कर रहे होते और उनकी कमियत भी सिफर होती। दूसरी तरफ कमरे का लोगों से भरे होने का मतलब कायनात में हिग्स फील्ड की मौजूदगी है। इस मौजूदगी के बाद जब ज़र्रात इस फील्ड में दाखिल होते हैं, तो जो ज़र्रा जितना ज़्यादा इस फील्ड के साथ ताअम्मुल करता है, वो उतनी ही कमियत हासिल करता है। और अगर कोई इस फील्ड के साथ ताअम्मुल नहीं करता, जैसे मैंने बस बदमिजाज शख्स की मिसाल दी, जैसा कि फोटान जो कि हिग्स के साथ ताअम्मुल नहीं करता, तो उसकी कमियत भी नहीं होती और ये ज़र्रा हमेशा रोशनी की रफ्तार से सफ़र करता है। इस मिसाल ने हिग्स बोसॉन की अहमियत समझने में अहम किरदार अदा किया। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च, जिसे उर्फ़ आम में कहा जाता है, को लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की तश्कील के लिए मतलूबा फंड मुहैया कर दिए गए। 4 जुलाई 2012 वो दिन था जब हिग्स बोसॉन की दरियाफ्त अनाउंस की गई। इत्तेफाक से आज 4 जुलाई है, यानी इस दरियाफ्त को आज पूरे 12 साल गुजर चुके हैं। इस दरियाफ्त पर बाकी लोग तो खुश थे ही, लेकिन पीटर हिग्स और फ्रैंको इंगलार्ड की खुशी दीदनी थी। इस दरियाफ्त से पहले स्टीफन हॉकिंग ने गॉर्डन गेन के साथ शर्त लगा रखी थी कि हिग्स पार्टिकल नहीं मिलेगा। फिर 2012 को बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए
हॉकिंग ने अज़राह मज़ाक बताया कि हिग्स पार्टिकल की दरियाफ्त ने उन्हें $100 से महरूम कर दिया है। पार्टिकल फिजिक्स के शोबे में ये दरियाफ्त मौजूदा सदी की अब तक की सबसे अहम पेशरफ्त है। दूसरी तरफ ये ज़र्रा इसलिए भी अहम है कि अब तक दरियाफ्त होने वाले बुनियादी ज़र्रात में ये वाहिद बुनियादी ज़र्रा है जिसकी स्पिन सिफर है। इस दरियाफ्त के बाद स्टैंडर्ड मॉडल एक बार फिर सच साबित हुआ और स्टैंडर्ड मॉडल की किताब मुकम्मल हुई। उम्मीद है आपको आज की किस्त पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली किस्त में मज़ीद दिलचस्प मालूमात के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।